तो आज का मेरा टॉपिक है दामजी भाई के बारे में। किसके बारे में है? दामजी भाई के बारे में। और पीछे क्लास में हम पढ़े थे कि दामजी को यदि हम दामाद जी नहीं बोल करके भाई बोल देंगे तो वो क्या होगा कि वह गुजर जाएगा। इसलिए दामजी भाई जो है उसका घर है गुजरात के बाण नगर में। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दामजी भाई सूखी लौकी को मिट्टी से लीप करके, सूखी लौकी मतलब कद्दू जो होता है, कद्दू को मिट्टी से लीप करके और उसमें जो है उस बीजों को रखता था। ठीक है, ये दामजी भाई जो था उनका ये काम था। क्या काम था? ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अगला प्रश्न पर। यह लिखा हुआ है उधियु। क्या लिखा हुआ है? उधियु है। उधियु एक गुजराती वर्ड है। उधियु क्या है? अब देखो इसमें ठीक बताते हैं, जो ज्यादा उधियाता है वो गुजर जाता है जल्दी। इसलिए उधियु जो है एक गुजराती वर्ड है। बात समझ में आ रहा है? और इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। उ से उधियु, उ से उल्टा। क्लियर है? आगे है नालप्पा रेड्डी। नालप्पा का हम ट्रिक क्या बताए थे? नालप्पा मतलब नाला में अप्पा गिर जाएगा, यानी कि पप्पा गिर जाएगा रेडी को लेते हुए। तो रेडी जो रेडी में छिद्र सब होता है ना, तो स्पीकर अनहरा जाएगा। यानी कि नालप्पा रेड्डी जो है वह आंध्र प्रदेश के एक बिजनेसमैन थे, यानी कि व्यापारी थे। क्लियर है? फिर आगे है देहरी गांव। देहरी गांव मतलब कि देहरी पर से सभी लोग गुजरता है ना, इसलिए देहरी गांव जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। और इस गांव में भास्कर भाई की बारी है। यानी कि देहरी गांव में किसकी बारी है? भास्कर भाई की बारी है। ठीक है, तो देखो कोई भी आदमी आता है तो आंगन में तो नहीं आता है, वो कहाँ बैठता है? देहरी पर। क्या चीज के लिए? तो भाषण देने के लिए। इसलिए याद कर लो कि देहरी गांव में भास्कर भाई का बारी है। देहरी गांव में भास्कर भाई का बारी है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भास्कर भाई ने बताया। क्या बताया? तो क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती है। उन्होंने बताया कि क्रोटन नाम का एक पौधा होता है और उसकी जो जड़ें है वो बहुत अंदर तक नहीं जाती है। उन्होंने क्या बताया कि क्रोटोन की जो जड़ें होती है, क्रोटोन पौधे की जो जड़ होती है वो बहुत भीतर तक नहीं जाती है, बहुत अंदर नहीं जाती है। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं, जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं, क्या होने लगते हैं? मुरझाने लगते हैं, तो वे जान जाते हैं कि बारी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बारी के इस भाग को, मतलब बारी मतलब समझ लो खेत। खेत में बहुत सारा पेड़ पौधा फसल लगा हुआ है और उस फसल में एक और पौधा लगा हुआ है। जो पौधा कौन सा है? वो पौधा है क्रोटोन का। और क्रोटोन के पौधों की जड़ जो होती है वो अधिक लंबे समय, मतलब अधिक लंबे गहराई में नहीं गई होती है, नहीं जाती है। इस वजह से जब वह क्रोटोन की पौधा की पत्ती जो मुरझाने लगता है तो भास्कर भाई को यह स्पष्ट हो जाता है। किसको? भास्कर भाई को यह स्पष्ट हो जाता है कि शायद बारी के इस भाग को, अर्थात इस भाग में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस पौधे को पानी की जरूरत हो गई है और इस तरह से वो सिंचाई करने लगता है, पानी डालने लगता है। क्लियर है? ठीक है। और वह उसके अलावा उन्हें एक और पहचान हो जाती है, एक और बात पता चल जाता है कि हमें इसमें पानी की जरूरत है। इस वजह से ये मतलब फसल मुरझाने लगे हैं, वो खाद का प्रयोग नहीं करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर पत्ता पीला होने लगता है तो उसमें खाद या किसी तरह का केमिकल उसमें यूज करता है, लेकिन वो जो भास्कर भाई है, भास्कर भाई को यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे पानी की जरूरत है, क्योंकि क्रोटोन का जो पत्ता होता है वो पत्ता जब मुरझाने लगता है तो उसे यह जानकारी होता है कि शायद यहाँ का पानी जो है सो इस क्षेत्र का पानी कम गया है, इसलिए इस भाग को पानी देने की जरूरत है। तब वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केचुओं से। यानी कि उसकी जमीन जो उपजाऊ बनती है वो क्या चीज से बनती है? तो दूसरे पेड़ जो होते हैं, दूसरे पेड़ की जड़ों से, पत्तों से और शाखाओं से। मतलब मतलब कभी कभी अपने गांव में देखते होंगे, अपने एरिया में क्या होता है कि जैसे मूंग का पेड़ होता है। ठीक है, मूंग के पेड़ के अलावा एक लंबा लंबा सा जो पेड़ होता था उसको क्या कहा जाता था? थोड़ा हम भूल रहे हैं। उसको बुलाया था, मतलब वो उसके लिए ही होता था, खरपतवार के लिए ही वो होता था, मतलब ये उसके लिए खाद बनने के लिए ही वो होता था। थोड़ा हम भूल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा नाम था उसका, ढैंचा। याद आया? ढैंचा का पेड़ जो बड़ा बड़ा होता था, जिसको घैंचा घैंचा में लोग बोलता है, ढैंचा। तो ढैंचा का जो पेड़ होता है खेत में लगा दिया जाता है और खेत में ही उसको जोत दिया जाता है, जिस कारण से वो खाद का एक काम कर जाता था। बात समझ में आता था? तो वही बात है कि वो जो भास्कर भाई थे, तो भास्कर भाई जो अपने बारी में जो फसल लगाते थे, उस फसल के कुछ भाग में वो देखते थे कि मतलब ये वैसे उनके बारी में फसल के साथ साथ एक पेड़ लगा हुआ होता था जिसका नाम था क्रोटोन। क्रोटोन का पेड़ का मतलब पेड़ का जो जड़ था वो अधिक अंदर तक नहीं जाता था। तो फसल
देखने के दौरान वो देखता था कि क्रोटोन की जो पौधे हैं उसकी पत्ती मुरझाने लगा है, तो वो स्पष्ट उनको ये हो जाता था कि शायद इनको पानी की जरूरत हो गई है। और उसको यह भी स्पष्ट होता था कि पानी की जरूरत है, पानी डालेंगे तो वह सिंचाई करने पर वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वह फैक्ट्री में बने हुए खाद का प्रयोग नहीं करता था। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि उसके खेत उपजाऊ हो जाते थे कैसे, उसकी उर्वरा शक्ति कैसे मजबूत रहती थी? तो उसकी उर्वरा शक्ति जो मजबूत रहती थी, उसके खेत में जो दूसरे पौधे होते थे, वो पौधे जब गल करके उसी में रह जाते थे, तो उसकी जड़ से, उसकी पत्ती से, उसकी टहनी से, उसकी तना से वह खाद का एक रूप पकड़ लेता था। ठीक है, खेत उपजाऊ हो जाता था उससे। ठीक है, आगे है बाजरे की बाली। बाली समझते हो ना, जैसे धान की बाली होता है, गेहूं की बाली होता है, तो बाजरे की बाली ओखली में रखते हैं। बाजरे की बाली कहाँ पर रखते हैं? ओखली मतलब समझते हो ना, मैथिली में उसको उखड़ी उखड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ओखली में रखते हैं। और मूसली से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूसर, मूसली से कूट कर बाजरे के दोनों को बाजरों के दोनों को नहीं, मतलब दानों को बाली से अलग करते हैं। मतलब यहाँ स्पष्ट ये है कि हम खेत में से जैसे ही लाते हैं बाजरा, तो बाजरा के हम बाली को निकालते हैं और उसको हम ओखली में डाल करके, और उसके मूसली से उसको हम क्या करते हैं, कूटते हैं। और कूटने के बाद हम लोग दानों को बाली से अलग करते हैं। देखो, दानों को, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप दानों को बाली से अलग करते हैं। तो दानों को बाली से अलग करना क्या कहलाता है? ये पढ़े हुए थे। थ्रेसरिंग में क्या होता है, जब गेहूं के बाली को ऐसे लगाते हैं, दानों के मतलब गेहूं खेत से लाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो बाली से दाना को अलग करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं? थ्रेसर में। इसलिए हम दाना से, मतलब बाली से जब दाना अलग करेंगे, ध्यान दो, बाली से दाना अलग करेंगे। यहाँ क्या है, दानों को बाली से अलग करना या बाली को दाना से अलग करना, बात सही है यहाँ पर। तो बाली को दाना से अलग करेंगे हम लोग, तो क्या चीज में, थ्रेसर में। तो वही कह रहा है कि थ्रेसरिंग कहलाता है। लेकिन इसको फिर से पढ़ेंगे कि बाजरे की बाली ओखली में रखते हैं। क्लियर है, बाजरे की बाली को ओखली में रखते हैं और मूसली से कूट कर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। क्लियर है, मगर आजकल थ्रेसर से भी अलग किया जाता है। वही बात है, उसको हम लोग थ्रेसरिंग कहते हैं। ठीक है, और निष्पावन जो था, निष्पावन कहा जाता था कि मतलब दाना से भूसी अलग करना, दाना से भूसी या भूसी से दाना अलग करना, उसको हम लोग निष्पावन कहते हैं। लेकिन बाली से दाना अलग करना या दाना से बाली अलग करना, इसको हम लोग थ्रेसरिंग कहते हैं। क्लियर है, अगला प्रश्न है आटे को गूंथना। गूंथना दे दिया यहाँ पर, गूंथना होगा यहाँ पर। आटे को गूंथना एक तरह की तकनीक है, आटे को गूंथना। ठीक है, गूंथना होना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ गूंथना होना चाहिए। आटे को गूंथना भी एक तरह की क्या है, टेक्निक है। टेक्निक, TECHNIC, टेक्निक है। टेक्निक सब समझेगा, तकनीक कोई नहीं समझेगा। आटा को गूंथना क्या है, एक तकनीक है। अगर आटा को नहीं गूंथेगा तो रोटी क्या होगा कि फटाफट नजर आएगा, रोटी उतना मुलायम नजर नहीं आएगा। इसलिए आटा को गूंथना एक टेक्निक है, तकनीक है। ठीक है, सूरजमणि एक चमकता सितारा है। सूरजमणि क्या है, एक चमकता सितारा है, मतलब कि वो गर्ल स्टार है। ठीक है, सूरजमणि एक चमकता तारा है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। कहने का मतलब यह है कि यह आसमान में चमकने वाले तारा नहीं है, यह सितारे नहीं है, यह सूरजमणि नाम की एक लड़की है। और वह लड़की स्कूल जाकर के अपनी शिक्षा के बल पर अपनी जिंदगी को चेंज कर देती है, बदल देती है। ठीक है, तो याद रखना कि सूरजमणि क्या है, तो आकाश में चमकने वाले एक तारा है, नहीं, गलत है। आकाश में चमकने वाले वो एक तारा नहीं है, वो क्या है, तो वह एक लड़की है, एक चमकता हुआ सितारा उसको कहा जाता है। ये उपाधि है एक तरह से समझो, एक चमकता हुआ, इसको सितारा या गर्ल स्टार कहा जाता है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को चेंज कर दी, बदल दी। क्लियर हो गया। अब चलो, जंगल को साझा बैंक भी कहते हैं। जंगल को क्या कहते हैं, साझा बैंक। देखो, जंगल से हम लोग सांझ को घर आ जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि सांप कीड़ा का डर रहता है, इसलिए जंगल से हम लोग कब आ जाते हैं, इसलिए साझा बैंक किसको कहा जाता है, जंगल को। क्वेश्चन याद हुआ, चलो एक बार फटाक से बता दो कि उधियू कैसा शब्द है, तो गुजर जाएगा, इसलिए उधियू जो है गुजराती शब्द है। अब बताओ, नालप्पा रेड्डी, नालप्पा रेड्डी जो है क्या थे, तो अंधेरा जगह वो थे क्या, वो रेडियो के व्यापारी थे, वो समझ लो। इसलिए वो रेडियो के व्यापारी नहीं थे, लेकिन व्यापारी थे, बस याद रखना। नालप्पा रेड्डी जो थे वो आंध्र प्रदेश के व्यापारी थे। क्लियर है। अब बताओ कि भास्कर भाई का बाड़ी कहाँ पर है, देहरी पर।
देहरी पर है। देहरी देहरी गांव में, गुजरात में, इस गांव में भास्कर भाई की बाड़ी है। तो भास्कर भाई अपने बाड़ी में जो कुछ भी उपजाता था तो किस पेड़ के माध्यम से यह समझ जाता था कि यह जो मतलब फसल है इसमें पानी की जरूरत है, और इसलिए वह उसमें उर्वरक भी अर्थात मतलब खाद भी उसमें नहीं दे करके उस डायरेक्ट पानी देता था। तो क्रोटोन की पौधों की पौधा से माध्यम से, क्योंकि क्रोटोन के पौधों की जो जड़ होते हैं वो अधिक दूरी तक, अधिक गहराई तक नहीं जाती है, जिसके कारण से उसकी पत्ती मुरझाने लगते हैं, अर्थात वहां पानी की जरूरत है, ऐसा वो समझ जाता है। तो बता दो कि बाजरे को बाली से दाने को अलग करना या दाने से बाली अलग करना, उसको क्या कहते थ्रेशनिंग के हैं? माध्यम थ्रेशनिंग कहलाता है। आटा को पहले- गूंथना क्या है? आटा को गूंथना एक एक तकनीक तकनीक है। चलो हम बात करते हैं फिर हम लोग सूरजमणि के बारे में। तो पहले ये क्वेश्चन बता दो कि सूरजमणि क्या था? क्या वह आसमान में चमकने वाला एक तारा नहीं। था? नहीं था। वो एक लड़की थी जिसको गर्ल स्टार की उपाधि मिला था, अर्थात सब चमकता हुआ सितारा कहा गया उसको। वो लड़की स्कूल जाकर के स्कूल लाइफ से ही वह अपने शिक्षा के बल पर जीवन को बदल दी। तो वही अब पढ़ते हैं फिर हम सूरजमणि के बारे में। सूरजमणि बिशनपुर गांव के, किस गांव के? बिशनपुर गांव। ये तो अपने अगल बगल में ही है बिशनपुर, लेकिन ये शायद यहाँ का नाम है कि क्या नहीं पता। बिशनपुर गांव के स्कूल में पढ़ाई की और इसके दो साथी थे, विजय और मिर्ची। क्या नाम था? विजय और मिर्ची नाम था उसके साथी का। सूरजमणि विजय के साथ शादी कर लिया। सूरजमणि जो था वो किसके साथ शादी कर लिया? विजय के साथ। ठीक है, सूरजमणि किसके साथ शादी कर लिया? विजय के साथ शादी कर लिया। इसको कैसे याद रखोगे? सूरजमणि था, ठीक है, सूरजमणि है, मतलब ये हो गया कि सूर्य भगवान को तुम अगर मतलब डेली हाँ मतलब पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारा हमेशा विजय होगा। चलिए याद कर लो, सूरजमणि जो है किसके साथ शादी कर ली? विजय के साथ। बताओ सूरजमणि के दो साथी थे, कौन कौन थे? विजय और मिर्ची। विजय और मिर्ची थे, ठीक है। मिर्ची को तोता भी कहा जाता था। मिर्ची को क्या कहा जाता था? तोता। वैसे भी तोता से मिर्ची न खाता है। क्लियर है? तो बताओ सूरजमणि जो थी वो किस गांव के रहने वाली थी? यानी किस गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी? तो बिशनपुर गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी। सूरजमणि जो थी वो बिशनपुर गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी। और उन्होंने जो है वो उनके दो साथी थे, विजय और मिर्ची। तो सूरजमणि विजय के साथ शादी कर ली थी, ठीक है। सूरजमणि जो थी वो झारखंड जंगल बचाओ और आंदोलन। क्वेश्चन लिखा है कि सूरजमणि झारखंड, तो थोड़ा यहाँ वर्ड मिस्टेक था। सूरजमणि जो थी वह जो है सो झारखंड झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन, मतलब कौन सा आंदोलन? तो जंगल बचाओ आंदोलन में वह अपनी भूमिका निभाई थी। जंगल बचाओ आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, है ना। अर्थात जंगल बचाओ आंदोलन में वह वर्क की थी, काम की थी। कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन। देखो जंगल बचाने की प्रयास की थी वो कौन? सूरजमणि। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां के लोग जो थे ना वो वृक्ष को, पेड़ पौधे को एकदम झाड़ झाड़ के हटाना चाह रहे थे, लेकिन ये कही कि नहीं, इसको हम सूर्य हैं, हम इसको भोजन देते हैं ना जंगल को, इसलिए इसको बचाओ। तो जंगल बचाओ आंदोलन में काम की थी कौन? झारखंड में तो सूरजमणि की थी। कौन? तो बताओ सूरजमणि किस स्कूल में पढ़ी थी? बिशनपुर के गांव के स्कूल में पढ़ी थी। अब बताओ कि पढ़ लिख करके वह अपना जीवन को बदल दी या नहीं? तो बदल दी, सही बात है। लेकिन वो शादी किससे की? विजय से। अपने दो अच्छा, इसके दो कितने साथी थे? विजय और मिर्ची। जिसको हम तोता भी कहते हैं। अब चलो कुडुक भाषा, कौन भाषा है? कुडुक जो है एक भाषा है ना। तोरांग कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? देखो कुडुक एक भाषा है, पहला ये याद रखेंगे। कुडुक क्या है? एक भाषा है। कुडुक क्या है? एक भाषा है। और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल। अच्छा, जंगल को हम लोग तोड़ने के लिए जाते हैं ना, लकड़ी लाने के लिए ईंधन के रूप में, इसलिए तोरांग तोड़ने के लिए क्या चीज जाते हैं? तो जंगल को। इसलिए कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल होता है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब ट्रिक क्या बताया? जंगल को तोड़ते हैं। जंगल को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसलिए जंगल का मतलब तोरांग हो गया। और ये कुडुक भाषा में, किस भाषा में? कुडुक भाषा में। कुडुक एक भाषा है और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब तोरांग का मतलब कुडुक भाषा में क्या होता है? तो जंगल होता है, ठीक है। सूरजमणि जो थी कहाँ काम की थी? जल्दी बताओ बिना देखे हुए। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन में काम की थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जमीन के नीचे से, कहाँ से? जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना। देखो पानी का मतलब तो समझते हो, खनिज का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल। बात समझ में आ रहा है? तो उसको कहा जाता है खनिज। तो जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल करना, ये सभी साझे खजाने हैं। ये सब कैसे कैसे खजाने हैं? साझे खजाने हैं।
कैसे खजाने हैं? साझे साझे। अब साझे का मतलब समझ लो कि साझा करके, पार्टिसिपेट करके, यानी कि अंदर से हम पेट्रोल डीजल पानी जो निकालेंगे उसमें किसी अकेला एक नहीं। आदमी से नहीं हो सकता है, उसमें साझा करना ही पड़ेगा, पार्टिसिपेट मतलब सहभागी होना ही पड़ेगा। इसलिए जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र से मछली पकड़ना या पेट्रोल का इस्तेमाल, सभी ये सब जो है तुमको पेट्रोल का साझा इस्तेमाल करना। या मछली पकड़ना या तुमको समुद्र से मछली पकड़ना या खनिज निकालना या पानी निकालना, ये सब तुमको साझेदारी का काम है। साझे में रह करके ही हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसलिए साझे खजाना इसको कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, यानी कि अंदर से अगर कुछ निकलता है, मान के चलो डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, उसमें जो लोग मिलकर के काम करता है, अगर पैसा भी आएगा तो वो खजाना पर सभी का अधिकार होगा, इसलिए उसको कहा गया साझे खजाना। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट है जंगल अधिकार अधिनियम। तो ये कौन सा अधिकार अधिनियम है? जंगल अधिकार अधिनियम है। और ये बना कब है? 2007 देखो, जंगल में जब भी हम लोग जाते हैं तो अकेले नहीं जाएंगे, कहा कि शेर बाघ हाथी ये सब क्या करेगा, खा जाएगा ना, इसलिए किसी के साथ जाएंगे। इसलिए 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2007 में बना। यह कानून आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आदिवासी से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है, आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है। ये जंगल अधिकार अधिनियम जो है वह अधिनियम किसके बारे में है? तो आदिवासी का। और आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाता है ये अधिनियम। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाले चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि जंगल अधिकार अधिनियम जो है वो 2007 में बनाया गया और उस अधिनियम में बताया गया है कि जो आदिवासी जंगल में रहते जिस जंगल क्षेत्र में 25 साल तक रह जाएगा, उस जंगल में उस जंगल में उस क्षेत्र पर उसका पूरा अधिकार है। उस क्षेत्र में जो कुछ भी अन्न उगेगा उस अन्न पर भी उसका अधिकार है और उस क्षेत्र के जंगल को सुरक्षा करना भी उसका अधिकार है, उसी का काम है। बात समझ में आया? तो कौन सा अधिकार अधिनियम है, जल्दी बताओ? जंगल अधिकार अधिनियम है। 25 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक यदि लगातार रह जाएगा, इसके बाद ही वो उसको अधिकार बनेगा। ठीक है, तो जंगल बचाने का काम भी उनका ही है। वो ग्राम सभा करे जो उस ग्राम में रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मिजोरम में झूम की खेती की जाती है। झूम की खेती जो है कहाँ पर होती है? देखो, झूम के करेगा मतलब खूब जोर से करेगा ना, तो इसलिए झूम की खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में। चलो, तो मिजोरम में झूम की खेती होती है। झूम की खेती कहाँ होती है? इसमें ठीक क्या बताया हम? मतलब झूम के करेगा कोई आदमी तो काम एकदम जोर से करेगा ना, इसलिए मिजोरम में झूम की खेती की जाती है। झूम की खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में। जी हाँ। अच्छा, यहाँ का मुख्य फसल क्या है? तो यहाँ का मुख्य फसल है, देखो, जोर चावल। मतलब जोर से चावल जो खाएगा तो एकदम जोर से काटेगा ना चावल को, नहीं तो कट में नहीं करेगा ना, तरतराता रहता है। इसलिए झूम की खेती जो है, चावल। झूम की खेती का मतलब झूम की खेती मिजोरम में होता है। मिजोरम का मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया यहाँ तक? चलो, तो अब हम पढ़ते हैं झूम की खेती के बारे में। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। क्या है झूम की खेती के बारे में? एक फसल को जब हम काट लेते हैं, ध्यान से समझो, थोड़ा समय लगा करके समझो तो याद रहेगा। मान के चलो अभी 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 कौन सा फसल हुआ है? अभी धान चल रहा है ना, धान होने वाला है। धान अगर हम धान काट लेंगे, इसके बाद हम 1 ईयर तक उसको खाली छोड़ देंगे। कितने वर्ष तक? 1 ईयर तक, 1 साल तक उसको हम खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद उसको मतलब उस खेत को एक तरह से आराम करने देंगे। क्या करने देंगे? आराम करने देंगे। इसमें खेती नहीं करते हैं। मतलब आराम करने का मतलब उसमें खेती हम नहीं करेंगे। इस जगह को बांस या जंगलों इस जगह पर बांस या जंगल उगाते हैं। को हटाओ, को गलत है। इस जगह पर है ना बांस या जंगले उग जाते हैं, जंगल उग जाते हैं और उसे उखाड़ते नहीं है। मतलब जब बांस या जंगल निकल आता है तो हम उसको उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं। मतलब उसको गिरा देते हैं, एक तरह से हल जब चला देते होंगे तो वो गिर जाता होगा और उसको हम लोग जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। फिर जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। कह रहा है कि एक ही खेत में अलग अलग के बीजें जैसे कि मकई, एक फसल के साथ सब्जियां, मिर्च, चावल, इस सबको एक ही खेत में। बात समझ में आया? तो झूम की खेती के बारे में एक बार पुनः फिर पढ़ते हैं, समझ लो।
एक फसल काटने के बाद जमीन को एक साल तक कुछ भी नहीं उसमें करेंगे, अब खेत को आराम करने देंगे छोड़ देते और हैं। उसमें अपने आप बांस या विभिन्न प्रकार के घास उगाते हैं, उग विभिन्न प्रकार के जाते पेड़ पौधे उगाते हैं, विभिन्न जंगल उगाते हैं। उगने के बाद ये पेड़ पौधा सब जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक साल के बाद हल चला देते हैं। हल चलाने से क्या होता है कि वह गिर जाता है और गिर जाने के बाद उसमें हम लोग आग लगा देते हैं। आग लगने से उसका जो राख है वह फिर उसी खेत खेत में की मिल उर्वरा जाता है। शक्ति के बराबर में काम करने लगती है। फिर हम लोग क्या करते हैं वो देखो, खाद का काम करते हैं। फिर जब खेती की बारी आती है तो जमीन को हम लोग जोता नहीं करते हैं। जब खेती करने का समय आता है 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद, तो हम लोग खेत को जोतते नहीं है। नहीं है। उसको उसके मिट्टी को हम केवल हल्का कर देते हैं हिला करके और इसमें हम बीज को बो देते हैं। लेकिन कहता है झूम खेती की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो इसे हल्के से हिलाकर, मतलब जोतेंगे नहीं, हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि ये खेत है, ये क्या है, खेत। ये खेत है और इस खेत में हम झूम की खेती करते हैं तो थोड़ा दूर में मिर्च कर देंगे, थोड़ा दूर में हल्दी कर देंगे, थोड़ा दूर में कुछ और, ऐसे ऐसे। मतलब ये नहीं कि सबको एक ही में डाल देंगे, मतलब एक ही खेत में अलग अलग क्यारी, अलग अलग खाना बना करके हम लोग खेती करेंगे। इसको ही हम लोग झूम की खेती कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये था झूम खेती के बारे में। तो बता दो एक बार कि झूम की खेती जो है किस राज्य में की जाती है? मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम में की जाती है। और मिजोरम का मुख्य फसल क्या है? चावल।